नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और 9 बजे के प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। भारत और चीन की सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव इन दिनों चरम पर है। एलएसी के लेह लद्दाख इलाकों में सीमा पर दोनों तरफ से असलाह और जवानों की तैनाती लगातार हो रही है। लड़ाकू विमान, तोप, टैंक सभी तैनात किए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि सीमा पर बम और बारूद कभी भी कहर बरपा सकते हैं। ऐसे में सुकून देने वाली खबर यह है कि कल भारत और चीन की सेना के बीच शांति की एक और कोशिश के तहत बातचीत हो सकती है। शांति के तहत एक बार फिर ये कोशिश होगी। बातचीत में सीमा पर तनाव कम करने के विभिन्न पक्षों पर समझौता संभव है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बातचीत का आखिर असर क्या होगा। क्या चीन बातचीत में हुए समझौतों की पूरी तरह से पालन करेगा? चीन की पुरानी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता। फिर भी शांति की वार्ता तो होनी ही चाहिए। सीमा पर बढ़े हुए तनाव के बीच कल की वार्ता क्या शांति का कोई पैगाम देगी? आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर चरम पर पहुंचा तनाव। सीमा के दोनों तरफ जवानों की बड़ी तैनाती। सीमा पर मंडराने लगे महायुद्ध के बादल। युद्ध के माहौल से निकली अब उम्मीद की किरण। भारत और चीन कल कर सकते हैं शांति वार्ता। भारत और चीन सोमवार 12 अक्टूबर को एक बार फिर सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर स्तर पर अगले दौर की बातचीत होगी। इसमें सीमा पर तनाव कम करने के उपाय तलाशने की कोशिश होगी। दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता हो सकता है। सीमा पर बड़ी संख्या में तैनात जवानों को वापस लेने पर फैसला हो सकता है। इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी वही अफसर होंगे जो 21 सितंबर को हुई बैठक में शामिल थे। 21 सितंबर की वार्ता एलएसी के उस पार चीनी सीमा में मोल्डो में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जो लेह में 14 कोर के प्रमुख हैं और लद्दाख सेक्टर में सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। इस दल में लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन भी होंगे। 15 अक्टूबर से लेफ्टिनेंट जनरल मेनन 14 कोर का जिम्मा संभालेंगे। इसमें विदेश मंत्रालय में चीनी मामले के प्रभारी सीनियर डिप्लोमेट नवीन श्रीवास्तव भी होंगे। सीनियर मिलिट्री कमांडर स्तर के पहले दौर की 21 सितंबर की बैठक में दोनों देशों ने पहली बार ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था। दोनों देशों ने जमीनी स्तर पर संवाद मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन आपसी गलतफहमी दूर करने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति बनी थी। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए और जवानों की तैनाती से परहेज की बात की थी। सीमा पर एक तरफा बदलाव करने से बचने और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने की बात की थी जिससे हालात बदतर हों। ऐसे में सोमवार को होने वाली बैठक काफी अहम है। जाड़े के दिन आने वाले हैं जो दोनों देशों के दुश्मन हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देशों की बातचीत में संपूर्ण शांति को तरजीह देंगे। सीमा पर हालात का अंदाजा वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया के उस बयान से लिया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थिति न युद्ध की है और न ही शांति की। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी, आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि बातचीत 7वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत कल होगी। ऐसे में ये लतखोर चीन मानेगा या नहीं, वही अमेरिका ने यह कह दिया। क्वाड की बैठक के बाद विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा
कि अमेरिका ये जानता है कि चीन बातचीत या समझौते की भाषा नहीं जानता। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारत के साथ अमेरिका को खड़ा होना है और खड़ा होने के साथ साथ ये आक्रामक होता जा रहा है। इस बात को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है। कई रक्षा विशेषज्ञ हैं और वो चिर परिचित चेहरे जिनको आप लगातार देश के मामलों पर, सरहद की बात पर आप सुनते और देखते आए होंगे। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। जी हां, आप लगातार रक्षा मामलों के जानकार हैं और आपकी राय, आपने मां भारती की सेवा की है, बहुत मायने रखती है। हमारे साथ वो चिर परिचित चेहरा जो कि पिछले 2 दिन से लगातार लेह के इलाके में भारतीय वायुसेना के जहाज गर्जना पैदा कर चीन में थर्राहट पैदा कर रहे हैं। लड़ाकू पायलट रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। जी हां, आपने भी मां भारती की सेवा की है, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जीडी बख्शी साहब, सबसे पहला सवाल जीडी बख्शी साहब आपसे, क्वाड की बैठक के बाद अमेरिका ने यह मान लिया कि यह चीन बातचीत या समझौते से मानने वाला नहीं है, इसको इसकी भाषा समझानी होगी। चीन ने जिस तरह से 60,000 सैनिकों का दबाव बनाने की कोशिश की है, बख्शी साहब आपको लगता है अब चीन को नहीं बख्शना चाहिए? बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। देखिए, पिछले 22 साल से लगातार भारत चीन के बीच में वार्ता चल रही है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के लेवल। क्या हासिल हुआ है अभी तक? हम सिफर। उसके बावजूद उसके ठीक विपरीत 15 जून को जो घातक वार किया है चीन ने, जिसमें हमारे 1 कर्नल और 19 जवान शहीद हुए, उससे जो सारे हमारे 1993, 1996, 2005 इत्यादि के जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड हैं, वो तो कूड़े कचरे के डब्बे में डाल दिए हैं चीन। देखिए, चीन ने इस साल कोविड का फायदा उठाकर अपने तमाम पड़ोसियों को वो अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है। चाहे जापान हो ईस्ट चाइना सी में, चाहे ताइवान हो, चाहे साउथ चाइना सी में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, इन तमाम देशों को आक्रामक तेवर दिखा रहा है। और मई से तो उसने हमारे नाक में दम कर रखा है ईस्टर्न लद्दाख को लेकर। देखिए, हर साल वहां एक्सरसाइज होती है, चीन करता है, हम करते हैं। जब चीन एक्सरसाइज करता है, हम भी एक्सरसाइज करते हैं। इस साल कोविड को लेकर हमने वहां एक्सरसाइज नहीं करी। उसका पूरा फायदा उठाकर चीन अपनी 2 डिवीजन लेके आ धमका, 4th हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन, इनको लेकर वो ईस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट आ धमका, ताकि जो हमारी सड़क है, जो कि दरबुक से दौलत बेग ओल्डी जाती है, शौक होते हुए DSDBO रोड, उसको वो खतरा पैदा कर रहा है। अब ये कहना, वो जो 5 जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है, उस पे उसने अपने ट्रूप्स लगा दिए और घुसपैठ की कोशिश की है। हमने भी अब इसको पूरी बराबरी करी है, जैसे को तैसा दिया है। पोंगोंग सो के दक्षिण में हमारी फौज ने आगे बढ़कर जो कैलाश रेंज के पर्वत पे जो अहम चोटियां हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजांगला, रेचिनला, मदर हिल, गुरुंग हिल, तमाम पकड़ लिए हैं। जी ये मेन इन्वेजन रूट है, लद्दाख से ले से लासा और लासा से ले का। जी इसको बख्शी साहब, हमने काबू में कर लिया है और मोल्डो की गैरिजन को डोमिनेट कर रहे हैं। जी हमारी बख्शी एयर साहब, पावर को एज है उसके ऊपर। बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये पैनल का गौरव है कि इस पैनल में एक और बख्शी हैं और इससे ये साफ है कि चीन को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो चैनल की बातचीत हो, चैनल में चर्चा हो या सीमा पर खड़े हमारे प्रहरी। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब है। बख्शी साहब, भारतीय वायुसेना लगातार C-17, चिनूक, MiG-29, अपाचे,
लगातार लेह के इलाके में जो सॉटी भर रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी मूंछों पर ताव देकर ये कह सकते हैं कि चीन अपनी औकात में रहना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन को औकात में रहना पड़ेगा, प्रोवाइडेड हम इनिशिएटिव लें और वेट ना करते रहें। जैसे जनरल जीडी बख्शी अभी कह रहे थे, अगर हमने पहले ही वो कोविड का हमने वो रोकना लगाया होता, पहले एक्शन लिया होता, तो चीन कब का औकात में आ गया था। अब भी हमें देर नहीं हुई है। अब हमको जो आपने कहा, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, सारे लॉजिस्टिक्स, हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेवी हेलीकॉप्टर्स, लाइट हेलीकॉप्टर्स, सारे के सारे, मैं नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ऑन एक्शन है। इनफैक्ट ये तो विद इन 15 डेज ही सारी एयरफोर्स एक्शन में पहुंच चुकी थी वहां पे मई के एंड में। क्वेश्चन ये है, इनिशिएटिव किसने लेना है? अगर हम अभी भी ये बीच बचाओ, वार्तालाप, पीस टॉक्स की बात करते रहे, ये चाइना चाहता है कि हम पीस टॉक्स में उलझ जाएं, और चाइना की ये जो पॉलिसी है बिना लड़े विक्ट्री लेना, ये पीस टॉक्स ही तो करता है। आपकी जगह हासिल कर ली है, अब वो पीस टॉक्स करता रहेगा। आपने शायद थोड़ी सी जगह अपनी ले ली है, क्या फर्क पड़ता है? चाइना अल्टीमेटली ही विल बी द गेनर। ये प्रॉब्लम है हमारी थिंकिंग की, और चाइना उसका फायदा उठा रहा है। हमको अभी अगर एक्शन नहीं दिखाया, विंटर के सेट इन होते होते, तो हमारे को फिर समुद्रंग चौंग वाली हालत होगी। 8 साल लगेंगे निकालने के लिए। आर्मी वाले जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स विल अंडरस्टैंड इट फार बेटर जो मैं बोल रहा हूं। और इस समय एयरफोर्स का इस्तेमाल उचित है, और सही ढंग पे अगर अभी किया जाए तो आपकी आर्मी स्ट्रेट अवे टेक ओवर कर सकती है और भी हाइट्स। ये हमारी थोड़ी इनिशिएटिव और आउट ऑफ द हेड थिंकिंग की जरूरत है। हमें कोई एसओपी नहीं फॉलो करनी है आज से 50 साल पुरानी, ये जो है, और थिंकिंग भी अपनी 50 साल पुरानी हमको छोड़ देनी चाहिए। ये हमको प्रॉब्लम दे रही है। जी प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे इस बात को भी समझने की कोशिश करूंगा, जो दर्शक इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। जो आपने बारीकियां बताई, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बताई, अनिल गुप्ता साहब भी हैं, और हम आपको लेह भी लिए चलेंगे जहां पर मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाना चाहेंगे कि चीन ने एयरबेस बनाया, स्कार्दू एयरबेस पर J-20 पहुंचा। LAC पर अरुणाचल में चीन ने POK में बनाया मिसाइल। चीन के सिविलियन को बेस और कंट्रोल रूम में बैठाए, PLA पहनाया। जी हां, आप देख सकते हैं मिलिट्री ड्रेस पहनाकर वो लोगों को बिठा रहा है। LAC पर सोलर गैस, और POK में बाजवा ने PLA के कमांडरों के साथ गर्म कंटेनर पहुंचाए हैं। आप ये की ग्राफिक्स के जरिए समझने की आप कोशिश करें। गुजरे 24 घंटे, अब आएंगे इमरान। जी हां, दुश्मन को किस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान आपस में मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत को परेशान किया जाए। और इसकी एक और वानगी आज आप देख सकते हैं कि 6 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से 3 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। जी हां, आपने की ग्राफिक्स के जरिए हमने कोशिश की आपको बताने और समझाने की कि आखिर चीन किस तरह से नापाक सोच के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधे ले, जहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार एक एक बारीकी, एयरफोर्स की एक एक एक्सरसाइज को आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष सिंह। आशीष, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा पहला सवाल आपसे है, आप और आपके वीडियोग्राफर, आपके कैमरामैन की खैरियत और कैफियत बताएं। जी हम ठीक हैं, और क्योंकि अब 2-3 दिन हो गए हैं तो एक्लिमेटाइज बेहतर हो गया है, और आर्मी और एयरफोर्स की डॉक्टर्स की तरफ से भी मदद मिली थी, उनके सजेशन और उनके जो एक्सपीरियंस है वो काम आया। तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द एक्लिमेटाइज होकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट और यहाँ पर जो हम एहसास कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, वो विश्वास इंडिया न्यूज़ के दर्शकों तक पहुँचा सकें। जी आशीष, आप लगातार ये तैयारियां देख रहे हैं, वहां पर भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, ये दोनों के बीच के तालमेल, और जिस तरह से आपने वायुसेना की गर्जना को वहां पर सुना, मुझे ऐसा लगता है ये चीन तक भी जा रही होगी। चीन भी जरूर सोच रहा होगा कि वो J-20 के बूते अगर बात करता है तो भारत की सीमा में अगर जहाज
आसमान में ऊंचाई भरता है तो उसकी गर्जना से वो थर्रा जरूर रहा होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये तैयारियों, ये एक्सरसाइज का इस समय क्या मतलब है। जाड़ा आने वाला है, सर्दी आने वाली है, इसको लेकर आप बताएं और समझाएं कि वहां के हालात क्या हैं। आशीष। जी मनीष जी, आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपने कई बात की, जो चीन को किस तरह से मैसेज चले जाता है हमारे फाइटर जेट से, कल मैं ये काफ़ी कुछ डिटेल में भी समझा जब मैंने ले एयरबेस पर हमारे पायलट्स और जो बाकी सीनियर ऑफिसर्स हैं ले एयरबेस के, उनसे जब बातचीत की कि मकसद क्या है। ये तो एक ले के ऊपर फाइटर जेट्स की गर्जना क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, क्या लोगों के लिए यहाँ पर कि उन्हें ये सिक्योरिटी वाली फीलिंग आई। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मैसेज है ये चीन के लिए है, क्योंकि जब ये फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो केवल लेह लद्दाख के ऊपर नहीं उड़ रहे हैं, चाहे वो रफेल हो, तेजस हो, सुखोई 30 हो, मिग 29 हो, ये सारे के सारे मैसेज दे के आते हैं चीनी रडार में। और वो क्योंकि एलएसी के काफ़ी पास तक फ्लाई करते हैं, फॉरवर्ड एरियाज तक फ्लाई करते हैं, तो चीनी रेडार्स जो हैं उनके एयरफोर्स के, वो इसे पिकअप कर लेते हैं। तो उन्हें संदेश चला जाता है वो ब्लिप के माध्यम से, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से, कि भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है और कितनी तैनात है। नाउ आपका सेकंड पार्ट जो था कि इसका महत्व क्या है ऐसे समय पे, ये इससे ज़्यादा जो रनिंग अगेंस्ट टाइम वाला फैक्टर है कि समय बहुत कम है और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पूरी कर लेनी है। इसका आंसर आगे देने से पहले मैं दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जितनी ज़रूरत थी हमारे जवानों को, चाहे वो असला बारूद हो या खाने पीने का सामान या फिर उनके कपड़े विंटर्स के लिए या फिर दवाइयाँ, ये सब कुछ ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी स्टॉक कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि अब तैयारी अगले 5 से 6 महीने के लिए है, उसके बीच में सप्लाई लाइन्स काफ़ी इंटरप्ट होती हैं क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और ज़रूरतें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि फ्यूल की वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, जो हमारे बंकर्स हैं, जो टेंटेजेस हैं, जो अकोमोडेशन है हमारे जवानों के, उनको गर्म रखने के लिए। ऐसे में जो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश इस समय की जा रही है, क्योंकि ये अंतिम विंडो है। ठंड की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, अगले 10-15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप और जल्द से जल्द सामान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अगले 10-15 दिनों की बात करें तो ये तैयारी अगले 5-6 दिनों की, ये जो समय है, ड्यूरेशन है, ये अगले 5-6 महीनों के लिए है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा तादाद में सॉर्टीज हो रही हैं। कोई भी घंटा, कोई भी पहर, कोई भी दिन इंडियन एयरफोर्स छोड़ना नहीं चाहती है। और इसीलिए कल इसी समय पे मैं इंडियन एयरफोर्स के ले एयरबेस पे था, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल मिलिट्री एयरबेस है। दिन हो या रात लगातार सॉर्टीज की जा रही हैं, लगातार जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है और इसीलिए ये विंडो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत संक्षेप में मनीष जी एक और बात बताना चाहूँगा दर्शकों को। ले में जहाँ पर मैं अभी हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो गया है। अभी लगभग 3-4 घंटे बाद मान लीजिए -1, -2 में टेम्परेचर चला जाएगा। और फॉरवर्ड एरियाज में गैल्वन, पैंगोंग सो, इन सब एरियाज पे, चुशुल, मोल्दो, इन सब एरियाज पे ऑलरेडी टेम्परेचर -20 से -25 हो चुका है। 1.5 महीने बाद दिसंबर के अंत में जब ठंडी अपने पीक पर होगी, उस समय पे ले में टेम्परेचर -20 से 25 तक हो जाएगा कई इलाकों में, और जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पर -40 से -50 तक गिर जाएगा। तो ये एक बड़ी कठिनाई होती है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं और ये दर्शकों तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले महीने से ये मान लीजिए कि चीन और भारत दोनों की सेनाओं के लिए एक रूल लागू होगा कि दुश्मन से बड़ा दुश्मन मौसम होगा और उससे बचने के लिए उसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो, उसमें किसी तरह की ज़्यादा मेडिकल इवैक्यूएशन ना हो, ये तैयारियां की जा रही हैं अभी के विंडो में। जी, आपने सही कहा कि मौसम सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आशीष, प्रकृति के सामने कोई नहीं टिकता, कोई नहीं ठहरता। हमारे पैनल पर आशीष 3 मेहमान हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, और हमारे साथ अनिल गुप्ता साहब, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। मैं आप तीनों से कहना चाहता हूं, मेरे सहयोगी लेह से अभी आप उनकी रिपोर्ट और उनका सीधा प्रसारण सुन रहे थे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो जनरल बख्शी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब या ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब रिटायर्ड, तो आप सवाल आशीष से ले सकते हैं। अगर आपके मन में
कोई भी सवाल हो तो आप आशीष से सीधे पूछ सकते हैं। जनरल बख्शी, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि चीन हमको धमकाने की कोशिश कर रहा था कि हमको विंटर में वहां रहना पड़ जाएगा और ये सौदा हमारे लिए महंगा होगा। देखिए, हम ये विंटर ही नहीं, अगले 30 विंटर वहां बड़े आराम से गुजार सकते हैं। याद रहे, माउंटेन वॉरफेयर में भारत की फौज दूसरा स्थानी नहीं है पूरी दुनिया में। सियाचिन में 12 महीने रहते हैं, 22 हजार फुट की ऊंचाई के ऊपर -50-60 डिग्री टेम्परेचर लगा। जनरल बख्शी, चूंकि आवाज पहुंचने में हो सकता है कि कोई कठिनाई हो, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी हैं, तो आशीष आप दोनों के मिले जुले सवालों का जवाब दे देंगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, मेरा आपसे सवाल है, हिमालय में भारत और चीन की सेना जो है वो आमने सामने खड़ी हुई है। गुप्ता साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं आशीष को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो लेह में है, और लेह में इस वक्त होना क्या मायने रखता है मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं इस इलाके में काफी देर रहा हूं। यहां तक दूसरी बात है, आशीष ने जो कहा कि मौसम सबसे बड़ा दुश्मन होगा, मैं उससे भी सहमत हूं, लेकिन मैं आशीष को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बैटल ऑफ सर्वाइवल में भारतीय सेना चीन की सेना से काफी आगे निकलेगी, क्योंकि इस इलाके में सर्वाइवल टेक्निक्स भारतीय सेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। न सिर्फ जानती है, भारतीय सैनिक उसमें प्रशिक्षित किए जाते हैं और साथ ही साथ पूरा बंदोबस्त है। तो इसलिए बैटल ऑफ सर्वाइवल में हम जरूर विजयी होंगे, ये मैं आशीष को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक आपका सवाल है, देखिए, टैक्टिकल और ऑपरेशन लेवल के ऊपर हमने चीन के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर ली है, और आगे भी हमारी सेना की यही कोशिश रहेगी, चाहे सेना है, चाहे वायुसेना है, चाहे नौसेना है, कि वो इस टैक्टिकल डोमिनेंस को मेंटेन करे और इसको आगे और बढ़ाए। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, वो ये है कि क्या इज वॉर द अल्टीमेट आंसर? और मैं ये कहना चाहता हूं कि वॉर इज नॉट द आंसर। हमें वॉर की तरह नहीं सोचना चाहिए। देखिए, वॉर विरोध विनाशकारी होता है। बख्शी साहब मेरे से सहमत होंगे कि जिन्होंने लड़ाई देखी है, दोनों बख्शी साहब ने देखी है, कि वॉर बहुत विनाशकारी है। इसमें ना सिर्फ एक देश का बल्कि दोनों देशों का जान माल का नुकसान होता है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बड़ी मुश्किल से हमारे देश ने बनाया है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। गुप्ता साहब, इसलिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए। गुप्ता साहब, आप सही कह रहे हैं, युद्ध से फायदा नहीं होता, विकास का भी नुकसान होता है। अनिल गुप्ता साहब, प्रफुल्ल बख्शी साहब और जीडी बख्शी साहब, आप बने रहें। आशीष, आपने रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और मेजर जनरल जीडी बख्शी के सवाल सुने, प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं, उनसे भी आपसे हम सवाल लेंगे ताकि आप उनके जवाब दे सकें। अब हम आपको बताते हैं वो नापाक पाकिस्तान जो कि चीन का दोस्त है, कुल्लम कुल्लम वकटी है। भारत के सामने एक तरफ चीन की चुनौती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीना जोरी, लेकिन दोनों ही फ्रंट पर भारतीय सेना दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान पानी मांग रहे हैं। कि चीन की चालबाजियों के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान के दुस्साहस पर अब आप सबूत देखिए। पिछले 6 घंटे में पाकिस्तान ने 3 बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिससे बॉर्डर के आसपास के लोग डर में हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जंड्याल की एलओसी से देखिए ये रिपोर्ट। तार एलओसी पर फायरिंग को तेज किए हुए है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। जो सूचना है वो यही है कि पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं एलओसी पर रहने वाले लोग जो हैं उनको और भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की है, मगर बीएसएफ और एलओसी पर आर्मी जो है पूरे तरीके से मुस्तैद है पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं जिसका जिम्मा बीएसएफ के पास है, और आपको बता दूं कि ये सामने देखें तो सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की इसी तरह की चौकियां और इसी तरह के मोर्चे हैं, और इन्हीं निटोरियस पोजीशन से पाकिस्तान कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, स्नाइपिंग करता है और बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने खूनी खेल को
खेलने की है, मगर बीएसएफ यहां हर पाकिस्तान की हर हरकत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग हो रही है और ये वही देश के जांबाज हैं जो हर वक्त इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से यहाँ कोई हरकत करता है तो उसे किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ खतरा स्नाइपिंग का रहता है, यहाँ खतरा घुसपैठ का रहता है और इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग की कोशिशें कर चुका है और टनल के जरिए घुसपैठ आतंकियों को करवाने की कोशिश कर चुका है, मगर यहाँ लगातार इन सभी कोशिशों को नाकाम किया गया है। ऐसे में बीएसएफ के कंधों पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि चीन पाकिस्तान को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को हथियारों के साथ साथ अब और मदद दे रहा है इंटेलिजेंस को लेकर कि किन किन इलाकों में पाकिस्तान घुसपैठ करवाने की कोशिशें आतंकियों को घुसपैठ करवा सकता है, मगर बीएसएफ और सेना एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की हर उस नापाक कोशिश को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की एलओसी से ये रिपोर्ट। जी हां, चीन एलएसी पर कब्जे की कोशिश कर रहा है तो वहीं एलओसी पर पाकिस्तान नापाक हरकत कर सीज फायर लगातार तोड़ रहा है। हमारे साथ वो रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, प्रफुल्ल बख्शी साहब, रिटायर्ड विंग कमांडर, और मेरे सहयोगी लेह से आशीष सिंह लगातार बने हैं। आशीष, ब्रेक के पहले जो दो सवाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और मेजर जनरल बख्शी साहब ने पूछे थे, अगर वो सवाल आपको याद हो तो मैं संक्षेप में उसका जवाब चाहूंगा कि वहां के हालात को लेकर ये रक्षा विशेषज्ञों की जो चिंता है, आपकी नजर में क्या दिखाई देता है? देखिए, अगले महीने से दोनों ही सेनाओं के लिए दो दुश्मन हो जाएंगे, मौसम और सामने वाली सेना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ब्रिगेडियर गुप्ता कह रहे थे, वो एकदम बहुत सटीक बात है और सही बात है। वो इसलिए क्योंकि एक उदाहरण के लिए अगर दुश्मन दोनों के कॉमन हो जाएंगे, जो वेदर है, मौसम है, वो दोनों के लिए दुश्मन होंगे, लेकिन उस दुश्मन से कौन जीत पाएगा इसमें किसी भी प्रकार का किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय इंडियन आर्मी का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं, सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा बैटल ग्राउंड है, जहां पर 1984 के बाद से आज तक लगातार ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है। और वहां कुछ महीने तो छोड़िए, अभी एलएसी पर तो कुछ महीने भर वाली बात है कि 4-5 महीने की ठंड निकालनी होगी। लेकिन सियाचिन में तो, और सियाचिन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एलओसी और एलएसी पर हमारे पास लोकेशन है जो हाई ऑल्टीट्यूड और जो विंड और चिलिंग प्रैक्टिस के साथ में इंडियन आर्मी के बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो ब्रिगेड्स हो, डिविजन्स हो, वो तैनात थे। तो हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है और हमारे जवान साइकोलॉजिकली, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पूरी तरह से तैयार है। जी है तैयार हम, एंड जोश इज हाई। आशीष, आपने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हमारी सेनाएं तैयार हैं चीन के साथ दो हाथ करने के लिए। और मुझे याद है आशीष, जब आप वायुसेना दिवस पर 8 अक्टूबर को कवर कर रहे थे, वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि हम दोनों फ्रंट पर दोनों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हैं। जी अनिल गुप्ता साहब, जिस तरह से तैनाती है पूर्वी इलाके में, 5 महीने से पैर जमाए बैठा है चीन, और इसके साथ साथ अब उत्तरी इलाके में 60,000 पीएलए के जवान, क्या संकेत है? देखिए, चीन की तरफ से ये कार्रवाई अभी नई नहीं है, ये बिल्डअप काफी देर से चल रही थी। और जो अमेरिका के एनएसए की स्टेटमेंट है, हमें उसे दूसरे पक्ष में लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका तो चाहता है कि भारत जल्द ब जल्द उनके साथ मिले, भारत उनके खेमे में आ जाए, लेकिन भारत कहता है कि हम बायलेटरल रिलेशनशिप रखेंगे, मल्टीलेटरल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। भारत की अपनी मजबूरी है, भारत की अपनी सोच है, और मैं कहूंगा कि भारत की जो सोच ठीक है, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रखनी चाहिए और वही भारत रखना चाहता है। जी गुप्ता साहब, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। ब्रेक के पहले भी जब आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी राय रख रहे थे, तो बख्शी साहब की उंगली उठी थी। जनरल बख्शी, न केवल एलएसी, न केवल ले,
बल्कि भारत की जो तैयारी है, उत्तराखंड से सटी चीन की सीमा के पास भी भारतीय तोपें तैनात की जा रही हैं। जनरल बख्शी साहब, देखिए, ब्रिगेडियर गुप्ता साहब ने कहा कि हमें शांति कायम करनी चाहिए, पूरे कोशिश करनी चाहिए कि शांति के तरीके से ये मामला सुलझ जाए। 22 साल से हम क्या कर रहे हैं? क्या टॉक्स नहीं हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में? क्या मिला हमको अभी तक? और मैं पूछना ये चाहता हूं कि देखिए साहब, जो हमारे 20 जवान मारे वो किस खाते में आते हैं? क्या बातचीत का ठेका, क्या शांति का ठेका केवल और केवल भारत के सर पे है? चीन जब चाहे हमको छेड़े, पाकिस्तान को उकसाए, नेपाल को उकसाए, दोनों मिलकर हम पे हमला की धमकी दे, और हमारे पास सिवाय शांति की बातों पे कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये मुझे बात थोड़ी सी ये आपत्तिजनक लगती है कि हमने कौन सी कोशिश नहीं करी चीन से बातचीत की। जी ब्रिगेडियर गुप्ता, फिर मुझे प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास भी जाना है। जनरल साहब, ब्रिगेडियर गुप्ता का जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब जनरल बख्शी साहब आपको दे रहे हैं। 22 साल से युद्ध तो नहीं हुआ ना। बेशक 22 साल तक हम बातचीत करते रहे, लेकिन हम युद्ध को भी टाला है। आप में से सहमत होंगे कि युद्ध इसका जवाब नहीं है। हमने 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़े हैं। क्या हाल हुआ है? आज शांति है एलओसी पर? नहीं है। लड़ाई इसका हल नहीं है। हमें इसका हल बातचीत से ही निकालना होगा। मैं नहीं लड़ाई के पक्ष में हूं। आप बेशक लड़ाई चाहते हैं, मैं लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं, और मैं पूरी तरह इस बात से यकीन रखता हूं कि लड़ाई से भी इसका हल नहीं निकलेगा। आप लड़ाई लड़के क्या कर लेंगे? गुप्ता साहब, आप पक्ष में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत भी पंचशील के सिद्धांत पर चलता है, लेकिन जब लतखोर हो जाए, चीन लतखोर है। लगातार 7 दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हुई, राजनयिक स्तर पर बातचीत हो रही है। अमेरिका से एक दल आने वाला है, लेकिन ये मान नहीं रहा, क्योंकि ये कम्युनिस्ट सोच का है। कम्युनिस्ट सोच, इसकी विस्तारवादी सोच ज्यादा खतरनाक है। ताइवान दिवस के मौके पर वहां की राष्ट्रपति ने कहा कि चीन लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र न केवल ताइवान, न केवल हांगकांग जहां पर उसकी दमनकारी नीति जारी है, बल्कि क्वाड के देशों को भी लगता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, कि चीन इस समय सारे विश्व के लिए खतरा है। आइए, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक की ग्राफिक के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वॉर जोन में भारत के सुपर फाइटर कैसे तैनात हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर की जोन के जरिए, जी हाँ, की ग्राफिक्स के जरिए भारत के वॉर जोन में कैसे सुपर फाइटर तैनात हैं। आप देखिए, सुखोई 30, MiG-29, अपाचे, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, चिनूक। ये बताता है भारत की तैयारी कि आखिर हिमालय पर, लेह की पहाड़ियों पर भारत दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले इलाके में उसकी हवाई पट्टी से उड़ने वाले भारत के वो लड़ाकू जहाज किस तरह से चीन के दांत खट्टे कर सकते हैं। की ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। जंग के मैदान में भारत और चीन आखिर कहां खड़े होते हैं। भारत में 1948 में पाकिस्तान से जीता है, चीन 1962 में भारत से जीता। आपके टीवी स्क्रीन पर भारत 1962 चीन से हार, 1989 वियतनाम से चीन की हार। जंग के मैदान में आखिर भारत और चीन है कहां? आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। जी हाँ, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत देर से खामोश है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आसमान में हमारे हवाई जहाजों की आप तो लड़ाकू पायलट रहे हैं, आसमान में गर्जना हो रही है, लेकिन यहाँ चर्चा में आप खामोश हैं। चाहेंगे कि जो हमारी तैयारी है, जो वायुसेना लगातार, जिसे आशीष सिंह कैमरे में कैद कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि आप महफूज हैं, हमारे वो वायुवीर सरहद पर अपनी ऊंचाई लेकर चीन को बताने में सक्षम है और हमारी तैयारियां पूरी हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, देखिए, आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खामोश बैठा हूं, मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरे को चांस मिले। मैं बताऊं आपको कि क्यों गरज रहे हैं आसमान में हवाई जहाज आसमान में इसलिए गरज रहे हैं
कि जब वर्ड गो मिले तो वो अपने टारगेट के ऊपर जाएं। यही मैं आशीष से पूछने वाला था कि क्या उसने सैंड मॉडल देखे था टारगेट्स के सारे पायलट्स रेडी हैं, सारे वेपन्स रेडी हैं। क्या हम रेडी हैं? देखिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता। मैं कहता हूं हिटलर भी नहीं चाहता था। अगर आप हिटलर को सब कुछ दे देते तो बड़ी आराम से वो बैठा रहता। नेपोलियन भी नहीं चाहता था अगर सारा यूरोप उसको मिल जाता। चाइना भी नहीं चाहता। चाइना तो कह चुका है मैं बिना लड़े जीतना चाहता हूं। पर जब शेर आदमखोर हो जाता है तो उसको मारना पड़ता है, और मारने का तरीका होता है एकदम। फिर उसको कोई नहीं एनवायरमेंटलिस्ट रोकता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, और अगर अभी हमने लड़ाई में चूक कर दी तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी चूक और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक करेंगे। हमको इतिहास माफ नहीं करेगा अगर ये चूक हमने माफ कर दी। हमने तो मई में कैसे चूक कर दी? क्योंकि हमारी गलतियां थी। हमने अपने पैरामिलिट्री फोर्स को ठीक से नहीं लगाया हुआ था, और 8 साल से बोल रहे थे कि आईटीबीपी और बीएसएफ को ठीक से लगाइए, अभी तक नहीं लगा रहे। ये चूक किसकी है? ये हमारी चूक है, और इसी के कारण हम भुगत रहे हैं। वो चीन घुसा है और हम कोविड का बहाना लगा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज कमजोरी की निशानी है। अब हमें नहीं होना, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मोदी साहब कमजोर नहीं होंगे और करके दिखाएंगे, और यह सामने होकर रहेगा। मैं चुप इसलिए बैठा था कि कब आपको ये आभास हो कि हमको इस बात को खत्म करना है अभी, और अगली विंटर की वेट करते 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 अब कब तक वेट करेंगे साहब? हम बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगली नस्ल आ जाएगी और गुलामी के दिन आ जाएंगे वापस। ये सारा प्रॉब्लम हमारी को होगी। जी बख्शी साहब रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी हैं। गुप्ता साहब, पीएलए के मंसूबे काफी खतरनाक और आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दो बख्शी इस पैनल पर हैं, और दोनों का ये मानना है कि चीन को अब बख्शना बहुत बड़ी चूक हो सकती है। गुप्ता साहब, देखिए, पीएलए के मंसूबे को काबू करने के लिए भारतीय सेना बैठी हुई है और कर रही है और करती भी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पीएलए को हम छोड़ देंगे। पीएलए को काबू करने के लिए भारतीय सेना बैठी हुई है और भारतीय वायुसेना भी डिप्लॉयड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसका फाइनल हल लड़ाई है? मैं कह रहा हूं नहीं। अभी प्रफुल्ल बख्शी साहब एयरफोर्स की बात करता है, एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हवाई जहाज उड़ेंगे, मिसाइल वॉरफेयर होगा। आपने चाइना की रॉकेट फोर्स का सुना है? जो पहले रॉकेट फोर्स थी, स्ट्रेटेजिक फोर्स कहते हैं उसे। चाइना के पास कितनी मिसाइल फोर्स है और कितनी डिप्लॉय है तिब्बत के अंदर। हमारी मिसाइल फोर्स भी डिप्लॉयड है। नुकसान किसका होगा जब मिसाइलें चलेंगी दोनों तरफ से? किसका नुकसान होगा? आप कह रहे हैं हमें इतिहास माफ नहीं करेगा, आपकी जनरेशन माफ नहीं करेंगी अगर आप युद्ध के लिए जाएंगे, क्योंकि आप देश को 50 साल पीछे ले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बेशक जितना मर्जी इमोशनल हाई हो, हमें सोच समझ के गुप्ता लड़ाई साहब, में तभी गुप्ता साहब, अल्टीमेट वेपन, वॉर शुड बी अल्टीमेट वेपन। इफ टॉक्स फेल, if talks fail at the prime minister president level also, go for war. I don't mind. जनरल बख्शी, चीन के पास मिसाइलों की बात गुप्ता साहब कर रहे हैं, लेकिन चीन के पास वो देश नहीं है, वो मुल्क, ताकतवर मुल्क नहीं है जो भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण चीन सागर में वहां पर तैनाती जो है। जनरल बख्शी साहब, लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। देखिए, एक मिनट ब्रिगेडियर गुप्ता, देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि चीन की फौज को लड़े 42 साल हो गए। वो ज्यादातर होटल संभाल रही है और मसाज पार्लर अभी तक चला रही थी। ठीक है, लड़ाई का तजुर्बा उनको नहीं है। पूरी एक पीढ़ी चीनी अफसर्स को लड़ाई का तजुर्बा नहीं है। इसके ठीक विपरीत भारत की फौज, भारत की वायुसेना, जी जनरल बख्शी, गुप्ता साहब, प्रफुल्ल बख्शी साहब और आशीष सिंह, आप लोग बने रहें। हम तैयारी देखिए जरूर कह सकते हैं, तैयारी देखिए जरूर कह सकते हैं कि आरंभ है, प्रचंड है।